हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं बुलंद दराज चैनल के साथ। और आज हम करने वाले हैं लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक का स्टॉक एनालिसिस। जी हाँ, LTI शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं। कंपनी बहुत ही अच्छी सेक्टर के अंदर है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। लार्सन एंड टूब्रो पेरेंटेज के अंडर आती है कंपनी। रिसेंटली काफी न्यूज में भी थी क्योंकि माइंडट्री का एक्विजिशन जो लार्सन एंड टूब्रो ने किया वो LTI यानी लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक के थ्रू किया था। हम सबसे पहले जानेंगे बेसिक्स कंपनी के थोड़े से, उसके बाद हम चलेंगे इनके फाइनेंशियल्स पे, स्क्रीनर पे डेटा देखेंगे हम। अल्टीमेटली इस वीडियो को एंड हम करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जब हम अपना चार्ट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टॉक एनालिसिस को। तो गाइज LTI को फाउंड किया गया था 23 दिसंबर 1996 में। बहुत बहुत साल पुरानी कंपनी है एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट IT कंपनी इन दिस कंट्री एंड ग्लोबली एज वेल। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज। माइंडट्री के एक्विजिशन के बाद डेफिनेटली एक मिड कैप, जो एक स्मॉल एंड मिड कैप टाइप की कंपनी थी, वो एक थोड़ी लार्जर साइड में मिड कैप कंपनी बन गई है अब। एंड माइंडट्री का एक्विजिशन इनका एक मास्टर स्ट्रोक था, उसको भी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो LTI comes under Larsen and Toubro brand। 75% लगभग शेयर्स लार्सन एंड टूब्रो के पास हैं इसके। एंड प्रमोटर होल्डिंग बड़ी अच्छी है एंड प्रमोटर बहुत स्ट्रांग है। तो लार्सन एंड टूब्रो को सभी जानते हैं। इट्स अ ग्रेट ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी, इट्स अ ग्रेट ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। एंड लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक जो इनका IT वर्टिकल है, बेसिकली इनको क्या एडवांटेज रहता है, जैसे हमने LTTS जो इनकी सिस्टर कंपनी है उसके साथ भी देखा है, लार्सन एंड टूब्रो से ही काफी बिजनेस मिलने लगते हैं इन कंपनीज को। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज होने का फायदा होता है कि आपको कैश फ्लोज की दिक्कत नहीं होती, आपको बिजनेस की कमी नहीं होती। एंड इस कंपनी ने वही दिखाया है। इस कंपनी ने हमेशा डिलीवर किया है एंड इसके स्टॉक प्राइस ने भी डिलीवर किया है उसी रीजन से। तो गाइस, किसी भी IT कंपनीज के लिए आपको पता है कि उनके एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड वो किस सेक्टर में काम कर रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसके बिजनेस वर्टिकल जान लेते हैं बिना समय बर्बाद करें। सबसे बड़ा जो इनका वर्टिकल है ऑब्वियसली BFSI का है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। बट LTI इज वन ऑफ दोज कंपनीज जो BFS यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज अलग दिखाती है एंड इंश्योरेंस अलग दिखाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर इनका काफी अच्छे से बिजनेस है एंड काफी अलग अलग क्लाइंट्स हैं एंड एक स्पेशलाइजेशन ये है इनके पास जो मेरे को बाकी कंपनीज में देखने को इस हिसाब से नहीं मिलती। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज डेफिनेटली इज द लार्जेस्ट वर्टिकल एंड उसके बाद आता है इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ने FY20 के अंदर इनको लगभग 27.5% का बिजनेस डिलीवर किया था। जो इनका पूरा बिजनेस है उसका 27.5% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से आ रहा था एंड लगभग 18% इंश्योरेंस से आ रहा था। उसके बाद इनके कई सारे अलग डिविजन्स हैं जिन पे फोकस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हो गया, एनर्जी एंड यूटिलिटी हो गया। मैन्युफैक्चरिंग से अराउंड 17% एंड एनर्जी एंड यूटिलिटी से अराउंड 11.5% का इनका रेवेन्यू का इनफ्लो था। नेक्स्ट हम इनके उन दो सेगमेंट्स की बात करते हैं जो अराउंड 11-12% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दोनों ही वर्टिकल्स। तो वो हो गए आपके CPG, रिटेल एंड फार्मा, और हाईटेक एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। तो सारे ही वर्टिकल्स अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सारे ही वर्टिकल्स डाइवर्सिफाइड है इस हिसाब से कि कोई भी एक वर्टिकल पे इम्पैक्ट इतनी बुरी तरीके से नहीं आता कि बिजनेस में इम्पैक्ट आ जाए। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस कंपनी की कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से है और छोटे छोटे वर्टिकल्स हैं बट वो बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन आप देखें तो अराउंड 4% का ही हो जाता है, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। ये जो इनके मेन बिजनेस वर्टिकल्स हैं यही हैं एंड डेफिनेटली एक फाइनेंशियल साइड पे, मैन्युफैक्चरिंग की साइड पे, एनर्जी की साइड पे एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी और जो प्लांट कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है वो हमने देखा है लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर भी बहुत ज्यादा है। बट वो एक प्योर प्ले इंजीनियरिंग IT इंजीनियरिंग कंपनी है एंड दिस इज योर IT कंपनी। इनका IT वर्टिकल है LTI। तो डेफिनेटली इसका बैकएंड का काम जो है एवर ग्रोइंग काम है और जब तक ये जो आपकी बड़ी टेक जायंट्स हैं इनके बिजनेसेस पे कंपनीज माइग्रेट करती रहेंगी या ये लोग बिजनेसेस प्रोवाइड करते रहेंगे, बैकएंड संभालने के लिए आपको कंपनी चाहिए। एंड हमने देखा है इंडिया का जो IT सेक्टर है वो बहुत अच्छे से उभर के आया है, बहुत अच्छे से ना ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है बट रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा जनरेट करता है कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए एंड देन एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट सब कुछ हमने देखा है कि बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है IT सेक्टर। लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक इज देयरफॉर इन अ वंडरफुल सेक्टर एंड ये कंपनी जब तक ढंग से रन होती रहेगी, जो कि हमें उम्मीद है कि होती ही रहे क्योंकि पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तो हमें कोई भी दिक्कत कहीं पे भी नहीं दिखती है इस कंपनी के अंदर। आई थिंक दिस कंपनी कैन बी अ ट्रू मल्टी बैगर इन द फ्यूचर एंड 18, 20, 25% से अगर कंपाउंड करता रहेगा तो आपका पैसा बहुत जल्दी डबल ट्रिपल होने लगता है
एंड वी हैव सीन सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज फ्रॉम ऑल दी अदर आईटी कंपनीज एज वेल। तो आईटी सेक्टर कहीं ना कहीं इंडिया का एक बहुत ही बढ़िया सेक्टर है एंड ये कंपनी भी उसी सेक्टर में है एंड ये कंपनी इन इटसेल्फ इज एक्सीलेंट। तो कुछ कुछ कंपनीज होती हैं थोड़ी लैगार्ड्स होती हैं, बट दिस इज नॉट वन ऑफ देम। दिस इज अ ब्यूटीफुल कंपनी एंड द मास्टर स्ट्रोक वाज द एक्विजिशन ऑफ माइंडट्री। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइज माइंडट्री जब फॉर्म हुई थी तो उसका एक बहुत बड़ा स्टेक मिस्टर सिद्धार्था के पास था, जो कि कैफे कॉफी डे के को फाउंडर सीईओ थे। अनफॉर्चुनेटली कमिटेड सुसाइड एंड ही इज नो मोर विद अस। बट बात यही थी कि उन्होंने कोशिश करी अपना स्टेक बेचने की एल&टी ग्रुप को एंड उनके पास अराउंड 20% स्टेक था माइंडट्री के अंदर। अब माइंडट्री के प्रमोटर्स को ये बात पसंद नहीं आई बिकॉज कलेक्टिवली दे ओन्ड अराउंड 17-18% स्टेक, तो उनके पास बहुत कम स्टेक था। तो उनको ये बात कहीं पे भी पसंद नहीं आई, क्योंकि क्या होता है कि अगर 20% स्टेक ये एल&टी को बेच देते हैं, एल&टी कैन गिव एन ओपन ऑफर एंड कैन एक्वायर द कंपनी, और ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे जो प्रमोटर्स हैं एंड एल&टी विल बिकम द प्रमोटर। तो हुआ भी ऐसा ही। even though they protested, even though they said that there are no synergies, इसको क्यों खरीद रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, but L&T went ahead and they said that we are not going to miss a good business opportunity, we are not forcing promoters to do anything, we want to acquire a company because we are getting it at the right price, we are getting a good deal. So they went ahead and bought this company, open offer भी आया 980 रुपीज पर शेयर पे, एंड यू नो उसके बाद काफ़ी इसकी स्टॉक की पिटाई भी हुई बीच में ज़बरदस्ती, एंड वो जो करेक्शन आई थी उसमें काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट करके बड़े अच्छे से कमाया। इवन वी हैड अ गुड रिटर्न उस समय माइंडट्री के अंदर, बिकॉज वी रियलाइज कि इसके अंदर जो करेक्शन आई है वो बिल्कुल फालतू है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेंटिमेंट्स एंड द बिजनेस इज गोइंग नोवेयर। इनफैक्ट जब से एल&टी ग्रुप के अंडर वो आई है एंड दे सेड, एल&टी ग्रुप ने कहा कि हम उसको बिल्कुल अलग से रन करेंगे, अभी हम मर्ज वर्ज नहीं कर रहे। तो अगर वो कंपनी अलग से रन हो रही है, प्लस इट्स एल&टी, मतलब पहले के प्रमोटर्स को मैं ये नहीं कह रहा कि वो कहीं पे भी 19 हैं और ये 20 हैं, ऐसा मैं कहीं पे भी नहीं कह रहा, बट यू गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज विच इज गोइंग टू हेल्प दिस कंपनी। एंड हमने वही चीज होती हुई देखी जब एल&टी ने इसको एक्वायर किया। तो ऐसा नहीं रहा कि इसका बिजनेस बहुत लूज हुआ हो, कहीं पे भी ऐसी बात नहीं आई कि इसमें दिक्कत आ रही है या ये कस्टमर्स लूज कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट इट हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स एंड इट्स गोइंग ऑन फ्रॉम देयर, एंड बहुत अच्छे से कहते हैं ना कंधा से कंधा मिला के चल रही है कंपनी, बिल्कुल वो सिचुएशन है। Mindtree is doing very well for itself and there are no issues with Mindtree. So इन्होंने जो एक्विजिशन था लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप ने, वो LTI के थ्रू किया, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक के थ्रू किया। एंड जब एल&टी ग्रुप के पास इसके 60% स्टेक आ गया था इस कंपनी में माइंडट्री के अंदर, तो उनका एक्विजिशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। सो दिस कंपनी इज हेल्ड अंडर LTI विच हैज गिवन LTI's बिजनेस अ बूस्ट एज वेल। उसकी मार्केट वैल्यूएशन भी बढ़ गई है एंड इट हैज बीन अ वेरी पॉजिटिव स्टेप not only for L&T Group but for LTI and Mindtree as well. तो गाइस स्क्रीनर पे नंबर डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं डेफिनेटली कोविड का इंपैक्ट इस बिजनेस पे आया है, इनके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, बट दे डिसाइडेड दैट दे आर गोइंग टू फॉलो अ 3x3 स्ट्रैटेजी। अब वो 3x3 स्ट्रैटेजी क्या है? इन्होंने कहा हम 3 मेन एरियाज पे फोकस करेंगे। तो पहला हो गया कस्टमर फर्स्ट थिंकिंग, यानी कि कस्टमर को पहले डालो, कस्टमर पे पहले फोकस करो, उसके बाद ही बाकी चीजों पे ध्यान दो। सेकंड हो गया रेजिलियंस इन ऑपरेशंस, यानी कहीं पे भी ऑपरेशंस में कमी नहीं आनी चाहिए, आप जो एग्जीक्यूशन कर रहे हो उसमें कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो बहुत ही ढंग से इन्होंने फोकस किया, बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपनी ग्रोथ दिखाई और कहीं पे भी इन्होंने फॉल्टर नहीं किया कोविड में। डेफिनेटली थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी, बट दे कंटिन्यूड एडिंग कस्टमर्स, दे कंटिन्यूड एडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनीज के जो वहां से इनको क्लाइंट्स आते हैं, दे कंटिन्यूड परफॉर्मिंग ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड, एंड हमने कहीं ना कहीं ये रिजल्ट स्टॉक प्राइस के अंदर भी देखा है। टुडे एज पर दी पीई रेशियो, अगर आप लोग पीई रेशियो वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले यूज करते हैं, इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इंडियन आईटी कंपनीज दैट इज अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये जो इनकी स्ट्रैटेजी थी, इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कहीं ना कहीं, एंड बहुत ही अच्छे से कंपनी बाहर निकल पाई है कोविड के उस चैलेंजिंग टाइम से। अब हम चलते हैं स्क्रीनर पे इसके फाइनेंशियल्स नंबर्स ढंग से स्टडी करते हैं, समझते हैं कि नंबर्स हमसे क्या कह रहे हैं। अल्टीमेटली हम इस वीडियो को एंड करेंगे अगेन कहाँ पे? अपने चार्ट्स पे, जब हम टेक्निकली देखेंगे कि चार्ट्स हमसे क्या कह रहे हैं, ये कंपनी हमसे कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस किस हिसाब से आ रही है, इसमें चार्ट पैटर्न्स किस हिसाब से आ रहे हैं, तो कंपनी हमसे क्या कहना चाह रही है चार्ट्स के ऊपर। तो चलते हैं स्क्रीनर पे फाइनेंशियल्स देखने के। तो गाइज अब हम आ चुके हैं स्क्रीनर पे। हम सबसे पहले देख लेते हैं कि अराउंड 54,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की, एंड रिटर्न रेशियोज देखिए गाइज,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 40.4%, बहुत ही शानदार रिटर्न रेशियोज हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी इज अबाउट 30%। स्टॉक का पी थोड़ा हायर साइड पे 32.2%। प्रॉफिट ग्रोथ हम देख सकते हैं लास्ट 5 साल की किस हिसाब से आ रही है, लगभग 15% की आ रही है, विच इज़ गुड। प्रमोटर होल्डिंग जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है पहले ही कि लगभग 75% कंपनी प्रमोटर्स के पास है। सेल्स वगैरह काफ़ी अच्छे से हो रही है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये तो आपको इसका चार्ट दिख रहा है। बेसिकली चार्ट को तो हम ऑब्वियसली एंड में भी जज करेंगे और एंड टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर इसमें करेंगे। पी रेशियो आप इसका देख सकते हैं कि किस हिसाब से फ्लक्चुएट किया है। कोविड क्रैश के बाद बहुत ही एक शार्प प्राइस आया है इन एंटिसिपेशन ऑफ कंटिन्यूड बिजनेस एंड इम्प्रूव्ड बिजनेस इन द फ्यूचर। परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लास्ट के बेसिकली अब क्वार्टर्स वगैरह आ रहे हैं उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सेल्स कितने की आ रही हैं। तो डेफिनेटली बिजनेस इज ग्रोइंग एंड बिजनेस इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो, तो कहीं पे भी हमें दिक्कत नहीं लग रही है। हम चलते हैं एक पीयर कंपैरिजन थोड़ा देख लेते हैं। तो आईटी कंपनीज के अंदर हम फिर भी पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं, अनलाइक केमिकल कंपनीज, क्योंकि केमिकल कंपनीज बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती हैं, बट आईटी कंपनीज में चलो सब लोग लगभग सेम ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सम थिंग्स आर हियर और देयर, दैट इज इट। एल का हम देख रहे हैं पी रेशियो काफ़ी हाई है। टी का लगभग वहीं पे चल रहा है। टी का 3000 पे बायबैक भी आया हुआ है इस समय। बाकी सारे एज यूजुअल एज कम्पेयर टू टी सब लोग थोड़ा सस्ता ट्रेड कर रहे हैं। इन्फोसिस इज प्रोबेबली द क्लोजेस्ट टू टी बट बाकी कंपनीज हमने देखा ही है थोड़ी वैल्यूएशंस में पीछे रहती हैं। एंड डेफिनेटली एल इज ट्रेडिंग हायर दैन योर टी राइट नाउ। माइंट्री वगैरह का भी इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। माइंट्री इज नाउ एन L&T ग्रुप कंपनी, इज नाउ बेसिकली LTI की सब्सिडरी, तो इसलिए हम उसको इग्नोर करके चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है सेल्स का। सेल्स के अंदर हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कैसी आ रही है। एंड आप देख सकते हैं जब कोविड की दिक्कत भी थी तो भी बिजनेस ने अच्छे से ग्रोथ दिखाई है, विच इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव साइन। एंड एक्सपेंसेस हम देख सकते हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट किसी भी आईटी कंपनी के लिए एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एम्प्लॉय कॉस्ट ही इनकी मेन कॉस्ट होती है। एंड वी कैन सी कि 59-60% के अराउंड एम्प्लॉय कॉस्ट इनकी कंटिन्यूसली मेंटेन्ड आ रही है। तो मान के चलिए कि एम्प्लॉय कॉस्ट इतनी ही रहेगी। एंड एम्प्लॉयज़ आर बेसिकली the brains of the company, are basically the assets of the company, स्पेशली आईटी सेक्टर के अंदर। एंड वही मेन कॉस्ट होती है इन कंपनीज की हमेशा ही। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छे से सस्टेन हो रहे हैं 20% के अराउंड। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स किस हिसाब से ग्रो होता जा रहा है, नेट प्रॉफिट किस हिसाब से ग्रो होता जा रहा है। तो सारे ही बहुत ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। ईपीएस भी कंटिन्यूसली राइज कर रहा है। आई हैव टोल्ड यू अगेन एंड अगेन कि आईटी सेक्टर इंडिया का वैसे ही बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे तो आपके पास एक बहुत ही दिग्गज कंपनी आईटी सेक्टर में, तो वो तो मौका पूरा उठाएगी इस अपॉर्चुनिटी का। एंड कहीं ना कहीं इसके नंबर्स में हमें ये चीज़ें दिखती हैं। अगर हम इसकी पीएनएल स्टेटमेंट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हम देख सकते हैं 20 के अराउंड चल रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। एंड कंपनी काफ़ी अच्छे से इवन डिविडेंड पे आउट वगैरह भी करती आ रही है। डिविडेंड के लिए मैं कभी भी कोई कंपनी किसी को खरीदने की सजेशन नहीं देता, बिकॉज डिविडेंड अगर आता है तो आपका प्राइस एडजस्ट वैसे ही हो जाता है। बट येस, देर आर प्लेंटी ऑफ पीपल हु लाइक टू बाय कंपनीज बिकॉज ऑफ देयर डिविडेंड। एंड डिविडेंड अच्छा दे रही है एलटीआई भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो भी हम देख सकते हैं, बट इनका कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो नॉर्मली प्लस में ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड उसका ब्रेकअप है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं स्क्रीन में, बहुत ही अच्छे से इन्होंने ब्रेकअप दे रखा है, आपको एनुअल रिपोर्ट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। देन यू हैव इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की कितने एसेट्स वगैरह परचेज करें इन्होंने। एंड देन यू हैव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो डिविडेंड्स वगैरह जिसके अंदर सारा आता है। मेन इनका खर्चा अगेन डिविडेंड्स का ही होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं शेयर्स थोड़े थोड़े बेचते जा रहे हैं, वो मेरे को थोड़ा कंफर्ट नहीं देता कि आप क्यों बेच रहे हो। बट मेजॉरिटी कंपनी अभी भी प्रमोटर के पास है, सो इट डज नॉट वरी मी। बट इट्स नॉट अ कंफर्टिंग फैक्ट कि आप यहाँ पे स्टेक बेच रहे हो। 75 तक तो इनको लाना ही था डेफिनेटली लिस्टिंग के बाद, तो वो इन्होंने किया है। बट उसके बाद थोड़ा बहुत स्टेक बेचा गया है। होल्डिंग देख लेते हैं किस किस के पास है। FIS के अंदर यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि किसके पास अभी सबसे ज़्यादा होल्डिंग चल रही है। DIIs के अंदर हम देख सकते हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक उठा रखा है इसके अंदर। एंड पब्लिक के अंदर 8% के अराउंड शेयर्स हैं, जो कि ज़्यादा शेयर्स नहीं है। तो गाइज ये तो स्क्रीनर पे हो गया इसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस। हमने यहाँ पे फाइनेंशियल्स वगैरह सब डिस्कस कर लिए। इट शोज दैट दिस कंपनी इज़ वेरी गुड। इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। अब सीधा चलते हैं हम अपना ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और डिस्कस करेंगे इसको टेक्निकल्स में, चार्ट्स पे कि ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर में। अगेन इट्स फ्री टू यूज़, आप लोग रजिस्टर करके यूज़ कर सकते हैं।
एंड हम इसके चार्ट को एनालाइज कर लेते हैं कि किस हिसाब से इसने रिटर्न्स दी हैं। तो सबसे पहले हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं एक ये रेजिस्टेंस का जोन था जो इसने बहुत ही अच्छे से टेकआउट किया। एंड आप देख सकते हैं हमेशा ऐसे जोन्स पे आके या तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है आपको, या कुछ कुछ डोजीज और इनडिसाइसिव कैंडल्स मिलती हैं, एंड उसके बाद एक आपको ब्रेकआउट अच्छा सा देखने को मिलता है। तो स्टॉक ने उसी चीज़ को फॉलो किया। यहाँ पे इसने पहले अटेम्प्ट करी थी, बट यहाँ पे देखिए अब डोजीज बना रहा है ये, एंड इनडिसाइसिव कैंडल्स होती हैं डोजीज, एंड उसके बाद एक रेड कैंडल बना के वापस अंदर आ गया था। बट अब यहाँ पे इसने डोजीज बनाई हैं, फिर ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें मैं अपने प्रॉपर कोर्स में भी सिखाता हूँ, एंड मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्राइस एक्शन के ऊपर कोर्स ला रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस का। तो उसके अंदर हम इन चीज़ों को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद स्टॉक ने अपने हाईज बनाने शुरू करे, एंड हम अब देख सकते हैं कि अब कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन आ रहा है शेयर के अंदर। एंड ये कंसोलिडेशन मुझे दिख रहा है कि एक ट्राइंगल फॉर्मेशन शायद ले ले कहीं ना कहीं। ज़रूरी नहीं है लेगा नहीं लेगा, बट ले सकता है, हाई चांसेस हैं। तो मुझे एक अच्छा कंसोलिडेशन इस स्टॉक के अंदर होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। एंड अगर ये ट्राइंगल बन जाता है प्रॉपर, एंड इससे कहीं पे भी ब्रेकआउट आता है ऊपर या नीचे, तो वहाँ पे एक बड़ी मूव की एंटिसिपेशन करनी चाहिए एंड रहेगी हमें। अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है वेल एंड गुड, नीचे की साइड ब्रेकआउट आता है तो डेफिनेटली इसके अंदर एक करेक्शन आ सकती है। एंड एक इमीजिएट जो इसका सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है आपका इस लेवल पे आ रहा है, जो कि 2350 रुपये है। एंड जोन बनाने को तो आप इस साइड भी बना सकते हैं, बट आई थिंक जो नीचे वाला लेवल है दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। मुझे नहीं लगता कि ये जो 2000 रुपये का लेवल है कभी भी टूटेगा, एंड यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देगा। तो गाइज आप में से काफ़ी लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या इस वैल्यूएशन पे इसको खरीदना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अगर देखिए आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं तो टेक्निकल सेटअप को देख के फॉलो करिए एंड उसी पे स्टॉप लॉसेज वगैरह मान के चलिए। अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीद रहे हैं लंबे समय के लिए तो कंपनी बहुत अच्छी है। वैल्यूएशन डेफिनेटली थोड़ी हाई है इस समय, तो वो आपको खुद से डिसाइड करना है, वरना आप एक कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं, एडवाइजर की मदद ले सकते हैं कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना और इस प्राइस पे करना है कि नहीं करना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस जो आएगा दिसंबर के महीने में, वो सबसे पहले आएगा कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का, एंड उसके बाद मैं वापस वोटिंग के लिए ओपन कर दूंगा एंड अब वहाँ वोटिंग कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट स्टॉक एनालिसिस कौन सा चाहिए। एंड इस वीडियो के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था या जो भी मैं इस वीडियो के अंदर नहीं डाल सकता क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, वो एक्स्ट्रा मटेरियल सिल्वर मेंबर्स एंड अपवर्ड्स के लिए, बुलियन कम्युनिटी के जो मेंबर हैं उनके लिए वो वीडियो अलग से डल चुकी है, एंड दे कैन सिंपली गो एंड वॉच दैट वीडियो, एंड उन लोगों के लिए वो वीडियो ओपन हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।